आज पूरा का पूरा डिफिनेशन वाले टर्म पे ही चला जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया वेक्टर्स एंड स्केलर से। स्केलर क्वांटिटी वो होता है, ठीक है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वहां पे हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक अलजेब्रा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक अलजेब्रा हम फॉलो करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 2 kg है और 2 kg का सम करेंगे तो सीधा सीधा हम 4 kg कर देंगे। लेकिन अब एक नोट पॉइंट बताया था वेक्टर के लिए क्या होता है। इफ ए वेक्टर, इफ ए क्वांटिटी इज ए वेक्टर, मान लो कोई क्वांटिटी हमारा वेक्टर है, इट हैज ए डायरेक्शन, श्योर है उसके पास डायरेक्शन होगा, बट इट कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू, ठीक है। अगर तुम उल्टा ऐसे बोलते हो कि जिसके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो टाइम, टाइम के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, करंट के पास डायरेक्शन होता है, ऐसे ही प्रेशर और सरफेस टेंशन के पास भी डायरेक्शन होता है खुद का, ठीक है। इन चारों के पास अब डायरेक्शन है, तो इन डायरेक्शन होते हुए फिर इसका उल्टा हम नहीं कह सकते कि डायरेक्शन है तो वेक्टर। इसका मेन लॉजिक क्या होता है कि वेक्टर होने के लिए हमारे पास ये भी जरूरी होना चाहिए कि उनके पास क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऐड करने का होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे हम पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड कर पाएंगे। अगर जिसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, भले ही उसके पास डायरेक्शन होता होगा, उसे हम वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आगे वेक्टर का डिफिनेशन बताया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। पहला की एडिशन टू मैग्नीट्यूड हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए एंड ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, देन ओनली इज सेड टू बी वेक्टर। ओके, तभी जाके हम वेक्टर करें। सर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सबके साथ है क्या? सर हमें नहीं दिखाई दे सर, हमें रही है। दिख रहा है। नहीं सर। सर दिख रहा है सर। नहीं सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो बस इतना सिंपल सा याद रखो अभी तक के लिए। जैसे ये डिफिनेशन वगैरह याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा रखो, स्केलर है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन से लेना देना नहीं। वेक्टर है तो उनके पास क्या होगा, अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओके, ओके सर। अब देखो कुछ सर। कुछ एक्सेप्शन रीजन टाइप का प्रॉब्लम करवा रहा हूं, ट्रू और फॉल्स में बताना। ये पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रीजन रहने दो क्योंकि जेई में नहीं आता और अगले में नहीं, किसी में आता है नीट में, बाद में तुम इसको कन्वर्ट कर लोगे एक्सेप्शन, इसको बस स्टेटमेंट के तौर पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बस ट्रू और फॉल्स बताना। इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर फॉल्स। फॉल्स सर। दूसरा स्टेटमेंट, फॉल्स सर। दूसरा स्टेटमेंट, इट विल फॉलो ट्रायंगल लॉ। फॉल्स फॉल्स, सर। फॉल्स सर। दोनों फॉल्स है ना। ओके, दोनों फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो असर्शन रीजन में इसका आंसर क्या आता है, नीट वाले देखियो असर्शन रीजन का प्रॉब्लम। both assertion हाँ sir, सर। both And the assertion and reason are reason false. is false. हाँ False. हाँ, तो Both ये assertion and reason. हाँ, ठीक। अब देखो इसका तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक ही फॉर्मेट होता है इसका लिखने का, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा, जो डी में रहेगा ना बोथ फॉल्स रहेगा, ठीक है। जैसे ए वाला ऑप्शन होता है कि पहला सही है और दूसरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो चलो वो तो जब प्रॉब्लम होगा अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। बस स्टेटमेंट टाइप से हम चलते हैं, फिर प्रॉब्लम नेक्स्ट। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर। सेकंड है इट विल फॉलो वेक्टर लॉ, इट विल फॉलो वेक्टर लॉ। सर पहला वाला ट्रू, False. दूसरा वाला फॉल्स। पहला वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स। पहला वाला ट्रू। वेरी गुड, फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स। এটা কোনখান থেকে বের করলে? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मेरा it is a scalar quantity
বাস এগুলো বের করে কি করবে, এগুলো তো ফালাতে লাগবে আলটিমেটলি। और दूसरा लिखा हुआ है इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सर दोनों ट्रू। हाँ सर दोनों सर दोनों ट्रू होगा। सर both are কাজ correct. করো, ওটা ডাস্টবিনে ফেলে দাও, এই গেঞ্জি কেউ পরবে না, আমি তো পরবই না। वेरी गुड, बोथ आर। ये किसके बेसिस पे चल रहा है ये बता सकता हूँ ना। प्रॉब्लम थर्ड हम करंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इट हैज ए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। अगला प्रॉब्लम, क्या आवाज कर रहे हो? और सेकंड स्टेटमेंट है it has direction and magnitude and does not follow vector law। सर दोनों ट्रू। सर दोनों सर दोनों ट्रू है। दोनों ठीक है। लेवल तो सेम ही है ऊपर के साथ। क्या अब देखो ये दोनों ट्रू है। अब तुम मतलब फर्स्ट वाला, क्या मतलब फर्स्ट वाला ऊपर के साथ मतलब सेम है। यहाँ पे करंट का ही बात चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बात चल रहा है। तो सारे ऑप्शन का आंसर करते हैं। अब देखो चार ऑप्शन नीचे में रहते हैं, एक में लिखा जाता है, ठीक ना। जैसे ये पहला मैंने लिखा है, इसको ए लिखा रहेगा असर्शन, सेकंड को लिखा रहेगा रीजन, ए एस करके रहता है। तो इस टाइम पे मतलब जो पहला असर्शन है और सेकंड वाला रीजन है, तो अगर इस टाइप से देखोगे तो इसका एक अच्छा आर लिखा रहता है, रीजन एस ए आर के टर्म में लिखा रहेगा, ठीक ना। नीट वाले स्टूडेंट उसमें सेशन रीजन टाइप का आता है। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले का रीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये बताओ। पहला ट्रू हो, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम में उसका रीजन कौन है सही। टोटल 1 2 3 4 सवाल में एक आंसर सही है, बताओ। ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। अब जैसे पहला देखो तुम्हारा ये गलत हो गया तो ये होगा नहीं। दूसरा तुम्हारा ट्रू था, सेकेंड ही फॉल्स हो गया। फिर थर्ड प्रॉब्लम में देखे तो पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू था। क्या ये सेकंड वाला ट्रू पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर, नहीं कर रहा है। ये थर्ड वाला कर रहा है। हाँ, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कर रहा है। तो इसका जो थर्ड वाला है ना, इसका आंसर फिर चार ऑप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक ना। ओके, तो सर चलो और एक बार समझा कर लीजिए, मुझे मालूम नहीं बोला। ओके, मैंने ये बताया कि एम्स में, सॉरी नीट में, ठीक ना, नीट के थ्रू ही अब सारा कॉलेज मिलता है, पहले एम्स अलग हुआ करता था। उसमें ना आपसे असर्शन रीजन टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। जैसे ये आपको आपका पहला ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट के तौर पे देगा। पहला स्टेटमेंट असर्शन है, ठीक है, कुछ पूछा गया। सेकंड रीजन है, ठीक है। अगर ऐसा करके फिर नीचे में चार ऑप्शन करके रहेगा। ओके, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, एग्जैक्टली लिख कर ही मैं बता देता हूँ। मैंने सोचा कि आप प्रीवियस ईयर से देख कर लोगे। सर असर्शन रीजन सीबीएसई का बोर्ड में था। हाँ, अच्छा, सीबीएसई की बोर्ड में था 10th के। तो आपको पता होना चाहिए ना चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तीसरा क्या होता है, इस हिसाब से। ये प्रीवियस ईयर में भी मैं देख रहा हूँ लिखा नहीं है। क्योंकि ये सबको लगभग याद ही हो जाता है कि एबीसीडी में कौन सा हम टिक करना है। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मेट में बताऊंगा। अभी ये बताओ, ये स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, चारों में ट्रू फॉल्स करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलो ठीक है, फिर इतना रहने दो, प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। फिर अब अगला आते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार बस देख लो इसको। टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, किसी को पता है, सुना है? हाँ,
नहीं सर। ऊपर कीजिए तो सर। क्या करूं? हाँ सर, सर सुना है सर, टेंसर क्वांटिटी। बताओ टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? सर जो वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है। वेरी गुड। सीधा इतना समझो, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। द क्वांटिटी which is not a vector, not a scalar, is called tensor quantity. ठीक, एग्जाम्पल बता दो कुछ। करंट। अब देखो करंट को हमने स्केलर में रखा है, हमारे सिलेबस तक वेक्टर और स्केलर ही है, मतलब टेंसर में जो जो क्वांटिटी होगा उसको हम स्केलर बोल देंगे। ठीक है, जब करंट बोल सकते हो, टेंसर है, टाइम, ठीक है, डायरेक्शन हो, उसके बाद तुम बोल सकते हो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो पैरेललोग्राम लॉ के वजह से छट गया, समझो वो टेंसर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ये सब नाम अभी याद रख लो। MOI। प्रेशर। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या होता है टेंसर क्वांटिटी और एग्जांपल बताइए टेंसर क्वांटिटी का, ये नॉलेज के लिए था बस। ठीक है, नॉलेज के लिए था, और इसका जो भी एग्जांपल है उस सब किस में चला जाएगा? स्केलर में। ठीक है, सर स्केलर क्वांटिटीज का वो डायरेक्शन होता है कि नहीं? नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और हम अपने लेवल पे सिर्फ वेक्टर और स्केलर पढ़ते हैं। वेक्टर के तो बारे में हम जानते हैं, वेक्टर को पहचान लो, ठीक है, कि जिसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। बाकी का जो चीज रह गया वो सारा का सारा क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगला हेडिंग। सर टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल में हम स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं क्या? मतलब आपने जो लिखा अभी। रिप्रेजेंटेशन पर टेंसर क्वांटिटी का डेफिनेशन तो अलग है, मतलब स्केलर भी नहीं होगा, वेक्टर भी नहीं होगा, तो कैसे लिख सकते हैं? मतलब किसको? स्केलर को? नहीं नहीं नहीं, स्केलर जो, अरे ऐसे समझो ना, जो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है उसके एग्जांपल में तुम टेंसर भी रख सकते हो, लेकिन टेंसर के एग्जांपल में थोड़ी ना तुम स्केलर को लेके आ सकते हो। जैसे टेंसर के एग्जांपल में तुम मास को थोड़ी ना लेके आ जाओगे, यहाँ पे मास थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास के पास सिर्फ क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आया बात समझ में? तो मास को हम यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, इस हिसाब से जिसका सिर्फ मेजरमेंट कर, लेकिन हाँ टेंसर को हम लेके चले जाएंगे उसके लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं, जैसे देखो, जैसे पी क्यू कोई वेक्टर है, हमें इसको डिफाइन करना हो तो इतना बड़ा डंडा ले लेते हैं, ठीक है, इसका ये चीज आ गया हमारा टेल, और ये आगे का हो गया हेड। ठीक है, ये तुम्हारा, इसको बोलोगे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या नहीं तो टेल, और इसको बोलोगे फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर कोई ये वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, इस तरीके से हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का एक कोई हमारा क्या है? वेक्टर है। ये जो इसके ऊपर जैसे ऐसे करके जो मैं बना दिया ना, ये चीज क्या होता है? ये डायरेक्शन को शो करता है। ये जो एरो है ये किसको बता रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है, अगर किसी चीज के ऊपर लगा दो। ओके, अब जैसे नीचे में, इसके नीचे में क्या था? ए था, ये किस चीज को बताएगा? ये बताएगा मैग्नीट्यूड को। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड लेंथ होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 10 ए बराबर, वेक्टर ए बराबर 10 है, ठीक है, 10 मीटर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे स्टार्टिंग कोई वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक हमने बना दिया, और यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। ओके, अब और वेक्टर को हम जो डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3D में दे दे तो वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे
प्लस वेक्टर हाई जे ए जेड के, ठीक है। ये तरीका होता है वेक्टर को लिखने का, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए था, इसका कंपोनेंट हम आई जे और के में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई को ये बोल दो, ये आई है हमारा एक्स की तरफ, ये हमारा जे है और एक कोई के है, और तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके। कोई वेक्टर है, इसको हमने 3 एंगल में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। अब हम देखते हैं अगला, इसके ऊपर हम वापस से आएंगे डिटेल में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब जैसे देखो दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल थीटा है, ओके। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ पर क्या कहलाता है कि दोनों वेक्टर का या तो हमारा क्या होना चाहिए, टेल टू टेल मिलना चाहिए, या नहीं तो हमारा हेड टू हेड मिलना चाहिए, ओके। तो ये चीज हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी देखो यहाँ पर दोनों वेक्टर का क्या क्या टेल टू टेल या हेड टू हेड मिल रहा है? सर यहाँ पर टेल टू टेल तो मिल रहा है। ये वेक्टर वी का ये चीज क्या है, हेड है, और ये चीज क्या है, टेल है, ठीक है। टेल है। वेक्टर ए का ये हेड है और ये टेल है, दोनों मिल गया, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी हम क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कितना होगा बताओ? थीटा, ओके। क्या ये एंगल नहीं बोल सकते थे? क्या ये एंगल नहीं बोल सकते थे? एक एंगल तो ये भी है ना, ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो एक एंगल तो ये भी होना चाहिए, इसको क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, ये भी होना चाहिए ना, 2 एंगल हो गया ना, फिर हम थीटा ही क्यों बोलेंगे? तो इसका एक रीजन होता है, ठीक है। एंगल सर बी का डायरेक्शन देख के बोलेंगे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, must be like between 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, तो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको थीटा लिखते हो। मस्ट बी लाइक बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे थीटा का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, इक्वालिटी भी होल्ड होगा, ओके। तो बताओ कि यहाँ पर ये जो 360 माइनस थीटा, ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया ना, ये तो बहुत ज्यादा एंगल हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा का हो गया ना, तो ये चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए हम एंगल थीटा लेंगे, ओके। तो तुम्हें याद रखने के लिए या तो तुम ताल से टेल टू टेल को ऐसे करके, एक सॉन्ग तुमने सुना होगा बहुत पहले आता, ताल से ताल सर मिलाओ। साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब मैंने किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना, जिस वजह से इसको साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ओके। चलो अगला एक एग्जांपल देखते हैं। सर ये क्या लिखा था नाल में? ताल से ताल मिलाओ, सॉन्ग सुना है? हाँ सर, हाँ सुना है सर। हाँ, इसका इससे याद रखना कि हमें ताल मतलब टेल टू टेल मिलाना है, ओके, या नहीं तो हेड टू हेड मिलाना है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता चल जाएगा। एक देखो, एक सवाल है, ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर हमारा बी, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और तुमसे पूछा गया कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। सर 60 डिग्री होगा।
सर 60 होगा। 60 60 डिग्री डिग्री होगा। होगा। 60 डिग्री होगा सर। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 60 डिग्री। वेरी गुड। तुमने क्या किया, वेक्टर जैसे ये ए और बी है, तुम्हें करना क्या होता है, या तो हेड टू हेड या नहीं तो टेल टू टेल मिलाना होता है। वेक्टर ए का ये हेड है और वेक्टर बी का ये क्या है, हमारा टेल है। तो यहाँ पे हेड हेड टेल मिल गया, या तो हम हेड हेड मिलाएंगे नहीं तो टेल टेल मिलाएंगे, या नहीं तो इस वेक्टर बी को ना पीछे की तरफ ऐसे करके लेके चल जाओ। देखो वेक्टर का एक क्या प्रॉपर्टी होता है, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं जहां मन करो वहां पे, ठीक है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वेक्टर हमारा ऐसे करके ये बी वेक्टर है ना, इसको तुम चाहो ना ऐसे ही पकड़ के, इसी को पकड़ के जहां मन लेके जाना, इसको मैं चाहूं तो यहाँ पर भी ऐसे करके ही रखूंगा, ये नहीं कि इसको ऐसे करके मैं रख दूंगा। इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, लेकिन वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर ए को चाहे तो या बी को पीछे कर लो, अगर मैं ए को ही वेक्टर को थोड़ा आगे कर दूं तो ये वेक्टर हमारा इधर आ गया। अब देख लो वेक्टर ए का ये चीज हमारा क्या होगा, पहले हेड था, अब ये वेक्टर का टेल हो गया, तो टेल टू टेल मिल गया, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो गया, 60 डिग्री। सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन हुआ, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, इस वेक्टर को जहां तुम्हारा रखने का मन करे, जैसे चलो इसके साथ अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 20 डिग्री पे, तो जहां पर भी लेके चलो इसे, ऐसा इसका ओरिएंटेशन ये इस जगह पर था ना, इसको मुझे चाहिए इस जगह पे, इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम यहाँ पर भी इसको लेके आ जाएंगे, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होना चाहिए, 20 डिग्री पर ही होना चाहिए। तुम यहाँ पर इसको उठा के ये नहीं कर दोगे, इसको इधर कर दो, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये वाला एंगल 20 डिग्री दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले था वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, इसको स्पेस में हम शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं। आया बात समझ में? जैसे ये वाला गलत हो जाएगा, ये होता है